नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के चंपावत में बड़ा सड़क हादसा, बारात से लौट रही गाड़ी खाई में गिरने से 11 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक, कांग्रेस ने जताया था विरोध, निर्वाचन आयोग से की थी शिकायत। सस्ते सिलेंडर के वादे पर कांग्रेस में एक राय नहीं, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान, बीपीएल परिवारों को ही मिलेगा 500 रुपए में सिलेंडर। और दोन अस्पताल में एमआरआई मशीनें चालू होने से मरीजों को मिलेगी राहत, लंबे वक्त से खराब पड़ी मशीनों से दर दर भटकने को मजबूर थे तीमारदार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले बड़ी खबर की करते हैं जो कि चंपावत से आ रही है। जानकारी है कि कल देर रात यहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसा टनकपुर चंपावत हाईवे से जुड़ी सूखी डांडा मीनार रोड पर मैक्स दुर्घटना का शिकार हुई है, जिसमें 16 लोग सवार थे, माफ करिएगा, जिसमें से 11 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग टनकपुर के पंचमुखी धर्मशाला में हुई शादी से होकर घर लौट रहे थे। तड़के 3:20 के आसपास मैक्स अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। सूचना के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सभी लोगों को खाई से निकाल लिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं चंपावत के एसपी देवेंद्र पिंचा। उनसे जानेंगे कि यह हादसे की वजह क्या रही। देखिए, अभी जो जानकारी, मैं खुद अभी मौके पे हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस गाड़ी में 14 लोग सवार थे जी। इसमें 2 घायल थे, जिनको हमने हॉस्पिटल भेज दिया है जी। 3 डेड बॉडी हमने अभी तक निकाल ली है जी, और 5 डेड बॉडी और नीचे बताई जा रही है। एक संभवतः मिसिंग है, वो उसको भी ढूंढा जाएगा कहाँ है, क्या स्थिति है जी। तो कुल मिला के अभी तक 11 लोग को इसमें पूरे हादसे में मैं कह सकता हूँ कि उनकी मृत्यु हो चुकी है जी। 2 घायल है, जी सर, जैसा आप बता रहे 2 घायल है, तो सर मैं जानना चाहूंगी हादसा की वजह क्या रही और आपको किस तरीके से अपडेट मिली। देखिए, हमें रात को 3 बजे खबर मिली मतलब थाने को जी। उसके माध्यम से मुझे मिली, फिर हमने पूरी जो सबको हमने एक्टिवेट किया जी। घटना ये बताया जा रहा है रात को संभवतः 11 बजे के अराउंड के आसपास ये बारात से ये लौट रहे थे, टनकपुर से बारात के बाद ये लौट रहे थे, उस दौरान ये घटना हुई है जी। तो जिस जगह पे घटना हुई है काफी एक कच्ची रोड है और बहुत कम चलती है ऐसी रोड, मतलब ट्रैफिक काफी कम रहता है इस रोड पे जी सर। और यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड की भी चांसेस नहीं है कि गाड़ी बहुत स्पीड रही होगी, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 20 से 30 के बीच में ही स्पीड हो पाती है गाड़ी की जी। तो क्या वजह मुश्किल है, लेकिन उसकी तो जांच की जाएगी। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबरों में बढ़ते आगे बात करते हैं अगली खबर की। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत के आरक्षण के लिए जिलाधिकारी की ओर से जारी नोटिफिकेशन को फिलहाल रोक दिया गया है। बीते रोज इस मामले में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत कराकर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से प्रक्रिया को स्थगित करने के निर्देश दिए गए। हरिद्वार जिले में 18 मार्च 2021 को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। तब से एडीओ पंचायत बतौर प्रशासक नियुक्त है। जिले में 306 ग्राम पंचायतें, 47 जिला पंचायतें और 221 क्षेत्र पंचायत के पद के हैं। उधर राज्य में जारी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के बीच शासन के आदेश पर जिलाधिकारी हरिद्वार ने त्रिस्तरीय पंचायत के आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी। उधर कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उत्तराखंड में मतदान के बाद से सभी की निगाहें 10 मार्च को आने वाले परिणाम पर टिकी हुई है, लेकिन अपनी जीत के दावे कर रही कांग्रेस ने मतपत्रों के गलत इस्तेमाल करने का भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। इस मामले की शिकायत पार्टी ने निर्वाचन आयोग से भी की है। कांग्रेस का कहना है कि निर्वाचन आयोग द्वारा 80 से अधिक उम्र वाले दिव्यांगजनों की सुविधा को देखते हुए मतपत्रों की छपाई कर ऐसे मतदाताओं के घर में जाकर वोटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी, लेकिन दिव्यांगों को वो सुविधा नहीं मिली और अब मतपत्रों की दुरुपयोग भाजपा के द्वारा किए जाने का कांग्रेस ने आरोप लगाया है। साथ ही हरिद्वार पंचायत चुनाव की आरक्षण अधिसूची जारी करने पर भी सवाल उठाया था।
भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिस पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता, और ऐसी स्थिति में अपनी संतुष्टि के लिए ये आवश्यक है कि प्रत्येक अभ्यर्थी और हमारे जिला संगठन के जो लोग हैं वो उन मतगणना स्थलों की निगरानी करें जहां ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। तो उसमें बुराई कुछ नहीं है। मैंने भी स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र से और अपने ज़िले में कुछ अपने साथियों को उस काम में लगा रखा है, और मैंने सभी ज़िलों में ये अपेक्षा की है कि मतगणना स्थलों पर बाहर से तब तक निगरानी रखें जब तक कि 10 तारीख नहीं आ जाती। कोरोना महामारी के बीच इस बार हुए विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अंदाजा ये लगाया गया कि 2022 की बिसात का चुनाव बड़ी ही सादगी और बिना शोरगुल के होगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आई। असल में 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय दलों की बजाय चुनावी खर्च में निर्दलीय प्रत्याशी कहीं न कहीं आगे निकल गए। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश भर के साथ उत्तराखंड में कोरोना महामारी के बीच बिना शोरगुल और चुनावी सभाओं के जमावड़े के बिना 2022 के विधानसभा चुनाव में हर कोई ये सोच बैठा कि इस बार विधानसभा चुनाव बेहद सादगी और डोर टू डोर प्रचार के बीच ही सिमट गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग की तरफ से महामारी के बीच गाइडलाइन के तहत प्रत्याशी चुनावी खर्चे में एक दूसरे से अव्वल आने के लिए दौड़ लगाते दिखे। विधानसभा चुनाव में खर्च के मामले में निर्दलीय प्रत्याशियों ने राष्ट्रीय दलों को भी पछाड़ दिया है। उम्मीदवारों ने 12 फरवरी तक के चुनावी खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंप दिया है, जिसमें कई प्रत्याशियों ने अभी स्टार प्रचारकों के खर्च की जानकारी हालांकि नहीं दी है। देखा जाए तो चुनाव आयोग ने इस बार 2022 की बिसात के लिए हर उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की निर्धारित सीमा 40 लाख रुपए तय की और प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए व्यय प्रेक्षकों की तैनाती की गई, ताकि वक्त वक्त पर उम्मीदवार अपने खर्च का ब्यौरा दे सके। चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव में लाखों रुपए खर्च किए, तो दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी भी लाखों रुपए खर्च करने में राष्ट्रीय दलों को पछाड़ने में पीछे नहीं रहे। अल्मोड़ा जिले की विधानसभा सीटों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो अब तक सबसे ज्यादा चुनाव में खर्च जागेश्वर के कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह कुंजवाल कर चुके हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल ने चुनाव में 33,23,206 रुपए खर्च किए। इसके बाद द्वारहाट विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल शाही ने 27 लाख से अधिक के खर्च की डिटेल आयोग को सौंपी है। सोमेश्वर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रेखा आर्य 25 लाख, जागेश्वर से बीजेपी प्रत्याशी मोहन मेहरा 28 लाख की जानकारी उन्होंने दी है। वहीं अल्मोड़ा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए विनय कैरोला ने वोटिंग से पहले तक 11 लाख से अधिक की धनराशि खर्च की। हालांकि कई प्रत्याशियों ने व्यय प्रेक्षक को अधूरी जानकारी दी है, तो वहीं सभी प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च में प्रचार गाड़ी, प्रचार सामग्री, चाय नाश्ते आदि खर्च की डिटेल भरी, जो लाखों में है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा होता है कि बिना चुनावी शोर शराबे के लाखों में खर्च रुपए हुए हैं, तो खुले तौर पर चुनावी खर्चा कहां तक पहुंचता। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा में जहां एक तरफ भीतरघात को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की थकान उतारने के लिए नींबू सनी पार्टी का आयोजन किया था, एकजुटता का संदेश दिया था। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि नींबू सनी पार्टी से क्या हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच जो चली आ रही खींचतान है उसमें मिठास घुल सकेगी। एक रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के चुनावी मौसम में वोटिंग के बाद कार्यकर्ताओं की थकान मिटाने के लिए कांग्रेस ने नींबू सनी पार्टी देकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। कार्यकर्ताओं के बीच एक साथ एक आयोजन में बैठे प्रीतम सिंह और हरदा को देखकर सियासी गलियारों में हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल रहा कि क्या इस नींबू सनी की तीखी मिर्च की पार्टी हरदा और प्रीतम के रिश्तों में मिठास घोल पाएगी। हालांकि एक साथ बैठे दिग्गज एकजुटता का दावा करते हुए 10 मार्च को कांग्रेस की जीत का दावा करते नजर आए। ये जग जाहिर है कि कांग्रेस में वोटिंग के बाद से लगातार मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हरदा पार्टी के भीतर अपने प्रतिद्वंदियों को साधने की जुगत में है। उत्तराखंडियत की मुहिम चलाते हुए हरदा ने नींबू सनी पार्टी देकर सियासी माहौल को गर्मा दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर उन्होंने हाईकमान पर इसका फैसला छोड़ दिया है। वो तो जब तक सोनिया जी का निर्णय नहीं आ जाता तब तक कयास तो लगते रहेंगे। आखिर राज्य के अंदर सारी चीज़ें जो है, मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार बनेगी, मंत्री लोग कौन होंगे, इसीलिए बने हैं। तो कयास राजनीति के अंदर लगते हैं। मगर एक बात
ध्रुव सत्य है कि अटल सत्य है कि सोनिया जी ही निर्णय करें। नींबू सनी पार्टी देकर हरदा ने प्रीतम सिंह के साथ पुराने चेहरों की मौजूदगी दर्शाकर जुगलबंदी के संदेश देने की कोशिश की है, तो पार्टी के भीतर एकजुटता का दावा भी खूब हो रहा है। इन सब के बीच पार्टी की एकजुटता कांग्रेस के सिर जीत का ताज सजा पाएगी या नहीं, इसकी तस्वीर 10 मार्च को साफ हो जाएगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हितेश त्यागी की रिपोर्ट। पूर्व सीएम हरीश रावत के ईवीएम पर दिए गए बयान के बाद गदरपुर में कांग्रेस नेता ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस नेता त्रिनाथ विश्वास ने हरीश रावत के बयान को सही ठहराते हुए कहा कि कई दफा ईवीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है, तो वहीं आप नेता रवि कुमार का भी कहना है कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल पर भाजपा नेता राजेश बजाज ने प्रहार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी जानता है। मैं चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा कि निष्पक्ष होके किसी पार्टी के दबाव में ना होके अपना कार्य करे, लोकतंत्र को बचा के रखे। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी आई हैं ईवीएम के साथ कि मशीनें अलग अलग जगहों पर पाई गई हैं। पिछले जिला पंचायत चुनाव में भी जो है एक खबर आई थी, स्ट्रांग रूम के बाहर मतदान पर्चियां जो है फटी हुई मिली थी। तो ऐसी घटनाएं जो है मन में संदेह पैदा करती हैं, उस पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी समझ में ऐसे बिंदु पे अपने विचार व्यक्त करना कि ईवीएम मशीन के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाना या निर्वाचन आयोग जो हमारा स्वतंत्र आयोग है उसके बारे में प्रश्न चिन्ह उठाना, मेरा मानना है गलत है। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ये पूरे विश्व की, मैं समझता हूँ पूरे विश्व में अगर सबसे अधिक अच्छा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है तो हमारा हिंदुस्तान है। 2022 की बिसात के बीच आज हम आपको कुछ ऐसी सीटों के सियासी समीकरणों की तस्वीर दिखाएंगे जहां वोटर्स तो बढ़े लेकिन वोटिंग परसेंटेज लगातार घट रहा है, और वो भी तब जब इन सीटों पर कई सालों से एक ही चेहरा काबिज है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के 2022 की बिसात के लिए सभी को नतीजों के लिए 10 मार्च के निर्णायक दिन का इंतजार है। तो आज हम आपको 2022 की बिसात में प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में से कुछ ऐसी सीटों के सियासी समीकरणों से वाकिफ कराएंगे जहां चुनाव आयोग की भरसक कोशिशों के बावजूद वोटर्स की तादाद में तो इजाफा हुआ है, लेकिन साल 2012 के बाद से वोटिंग परसेंटेज में चली आ रही गिरावट 2022 तक में भी नहीं थमी है। विधानसभा की 70 सीटों में से 23 सीटें ऐसी हैं जहां 2012, 2017 और 2022 की बिसात में वोटिंग प्रतिशत इस बात का गवाह है। हैरानी इस बात को लेकर है कि इन सीटों पर सालों से जमे एक ही चेहरे पर काबिज होने पर भी मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ पाया। नरेंद्र नगर सीट की बात करें तो 2012 और 2017 के चुनावों में 2 बार इस सीट से सुबोध उनियाल विधायक चुने गए। चक्राता विधानसभा सीट से 2002 और 2017 तक 4 बार इस सीट पर प्रीतम सिंह विधायक चुने गए। देहरादून कैंट विधानसभा सीट की बात करें तो 2002 और 2007 में देहरादून कैंट नाम से इस सीट पर स्वर्गीय हरबंस कपूर काबिज रहे। ऋषिकेश सीट की बात की जाए तो 2007 से लगातार इस सीट पर प्रेमचंद अग्रवाल विधायक के तौर पर काबिज हैं। वहीं हरिद्वार शहर सीट की बात करें तो 2002 से लगातार इस पर मदन कौशिक विधायक चुने जा रहे हैं। जागेश्वर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण देखें तो इस सीट पर 2002 से 2017 तक लगातार गोविंद सिंह कुजवाल का कब्जा रहा है। वहीं कालाडूंगी सीट पर 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में ये सीट बंशीधर भगत के नाम रही। रुद्रपुर विधानसभा सीट के समीकरण देखे जाए तो पिछले 2 चुनावों में इस सीट पर राजकुमार ठुकराल विधायक चुने गए। वहीं किच्चा सीट से पिछले 2 चुनावों से यहां राजेश शुक्ला विधायक चुनते आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में कम मतदान वाली कई सीटों पर एक ही चेहरा अपना कब्जा जमाते आ रहे हैं, मगर 2022 की बिसात में ये रिकॉर्ड कायम रह पाता है या नहीं, ये देखना होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक आपने सिरफिरे आशिक के किस्से सुने भी होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन क्या आपने किसी सिरफिरे पति का पागलपन देखा है? वो भी ऐसा पागलपन कि सार्वजनिक संपत्ति को ही राख कर दे। वो बता दें कि ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है और ये वारदात है जो कि देहरादून जिले की है। सिरफिरे पति की पागलपन की करतूत। पत्नी ने मायके से आने से किया इनकार तो 13 जगहों पर वाहनों को लगा डाली आग। आरोपी सिरफिरे पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत की वो दास्तां है
जिसने हर किसी को सकते में डाल दिया है। ध्यान से देखिए सिरफिरे पति की ये तस्वीर। ये वो सिरफिरा शख्स है जिसने पत्नी से पहले झगड़ा किया और फिर जब पत्नी ने आने से मना किया तो मेरठ से पैदल निकले सिरफिरे पति ने न आव देखा न ताव। जो रास्ते में वाहन मिलता गया उसे आग के हवाले करता गया। चलिए अब आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। शकल नहीं है हमारे भांतुले वाले की, जैसे चलने जरा आप भी देखिए कि सीसीटीवी में कैद हुए सिरफिरे पति की करतूत का नजारा कि पत्नी के न आने की बात इस सिरफिरे पति को इस कदर नागवार गुजरी कि उसने पटेल नगर, कोतवाली और क्लेमन टाउन थाना क्षेत्र में 13 जगहों पर वाहनों को फूंक डाला। शहर में 13 जगह आग की घटनाओं को अंजाम देने के बाद आरोपी मेरठ जाने के लिए आईएसबीटी पहुंचता है, लेकिन उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी कि खाकी पहले ही उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए घात लगाए बैठी है। पुलिस ने आरोपी को आईएसबीटी से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक सिरफिरे पति की ऐसी करतूत से लोग सकते में हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे जनहित की। देहरादून के दून अस्पताल में लंबे वक्त से खराब चल रही एमआरआई मशीन चालू होने से मरीजों को और मरीजों के साथ तीमारदारों को भी राहत मिल गई है। हाल ही में दून अस्पताल में एमआरआई मशीन का ट्रायल सफल किया गया था, जिसके बाद दून अस्पताल में मरीजों को एमआरआई के लिए अब दर-दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपको मालूम है, एक एमआरआई की जो मार्केट रेट में जो होता है वो 10,000 15,000 अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग किस पार्ट का एमआरआई होना है, कितना एरिया होना है और क्या उसमें स्पेसिफिकेशन चाहिए, वो डॉक्टर्स लिखते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन हमारे वहाँ पूर्व में भी जो व्यवस्था थी वो उसी को हमने कंटिन्यू करते हुए जो रेट हमारे गवर्नमेंट से डिसाइडेड है 3500 रुपये किसी भी हिस्से का एक सेट जो एमआरआई का होता है, एक पार्ट का जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो हमारा 3500 के नियमानुसार हमने उसको रखा है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। हालांकि इन दिनों प्रदेश में धूप खिल रही है और मौसम में मिजाज जो है वो एक बार फिर बदलते नजर आए हैं, मगर मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते ठंड एक बार फिर लौट कर आएगी। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में कई दिनों से मौसम साफ बना हुआ है, जिससे लोगों को दिन में हल्की गर्मी का एहसास भी होने लगा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में 23 फरवरी के बाद बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिसके बाद कुछ वक्त तक ठंड बढ़ जाएगी। प्रदेश के 2500 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी होने के भी आसार हैं। इस दौरान गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के कई जिलों में बारिश और चोटियों पर बर्फबारी होने की संभावना है। तो 22 और 23 में आप ये कह सकते हैं कि जो है हल्की मध्यम तक की जो बारिश है वो प्रदेश में कुछ जगहों तक में देखने को मिलेगी, खासकर गढ़वाल रीजन और जो हमारे उत्तराखंड कुमाऊं रीजन के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें। बाकी जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी, लाइट एक्टिविटी वो रहेगी। और ऐसी ही सिचुएशन जो है, इसी तरह की स्थिति जो है 23 तारीख में भी फरवरी को रहेगी। जहां एक तरफ बदलता मौसम लोगों की परेशानियां बढ़ाएगा, तो वहीं सैलानियों को एक बार फिर सीजन की आखिरी बर्फबारी का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। सीजन की आखिरी बर्फबारी अगर आप भी देखना चाहते हैं तो चले आइए धरती के स्वर्ग उत्तराखंड। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून में पुलिस ने मसूरी डायवर्जन एंटिक पीस शोरूम में हुई चोरी के सामान के साथ 10 लैपटॉप के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 18 फरवरी को मसूरी डायवर्जन में हैंडीक्राफ्ट के शोरूम में पीतल व चांदी के एंटिक सामानों की चोरी हो गई थी, जिसमें देहरादून पुलिस ने 19 फरवरी को खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। उसी चोरी में लिप्त एक आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। 18 फरवरी को राजपुर थाने में मसूरी डायवर्जन के पास हैंडीक्राफ्ट शोरूम में एक चोरी हुई थी, जिसमें 19 तारीख को हमने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक किसमोहन साहनी करके जो है वो फरार चल रहा था। उसकी तलाश हमने निरंतर जारी रखी थी। इसी क्रम में
हमें मुखबिर से एक सूचना मिली थी कि इसमें जो वांछित है किस मोहन साहनी, तो वो प्रदेश से बाहर भागने की फिराक में और रेलवे स्टेशन के पास जो है जा रहा है। तो इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए राजपुर थाने की टीम ने इसको रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया है और इसके पास जो भी चोरी का सामान था वो बरामद हुआ। उसके साथ ही इसके साथ एक दूसरी बैग भी बरामद हुई जिसमें HP के 10 लैपटॉप जो है वो मिले हैं। श्रीनगर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सभी कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उनका साफ कहना है कि जब तक कर्मियों को तनख्वाह नहीं मिलती तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। सर, हम तो अपने नगर परिषद में बैठेंगे, अपने कार्यालय में, और हम बड़े आक्रोश से बैठेंगे। हमने बहुत धैर्य रख लिया कि हमें तनख्वाह मिल जाए, लेकिन जब तनख्वाह नहीं मिल पा रही हमको, तब जाकर हमें हड़ताल में बाध्य होना पड़ा, है ना। ये लोग जो है अपनी राजनीतिक लड़ाई में हम कर्मचारी, छोटे कर्मचारी पिस रहे हैं, तो हम कल से कार्य बहिष्कार पर बैठ रहे हैं नगर परिषद में। इसमें हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो रास्ता है जो विधिवत तरीके से, जो मेरे द्वारा यहाँ से शासन को, निदेशालय को चिट्ठी लिखी गई है, उसमें उनकी तरफ से कुछ अगर जवाब मिल जाता है, क्योंकि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें क्लियर कट नगर पालिका डिसॉल्व पे स्टे लगा हुआ है। तो अगर उनकी तरफ से आ जाता है कि फिलहाल वेतन के लिए निगम के तौर पे निकाली जा सकती है, तो मैं इसमें आगे की कार्रवाई कर सकूँ। उत्तराखंड में फरवरी के आखिरी सप्ताह में मौसम में धीरे धीरे अब बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो गर्मियों से पहाड़ों के धधकते जंगलों की आग भी एक बड़ी वजह उभर कर सामने आते हैं। लिहाजा जंगलों को आग से बचाने के लिए शंका आशंका के बादल जो हैं वो घिरने लगे हैं। पिछले 10 सालों में जंगलों में आग की घटनाओं पर आधारित ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बदलते वक्त के साथ अब उत्तराखंड में मौसम में भी बदलाव साफ नजर आने लगा है। करीब आते गर्मियों के मौसम के मद्देनजर जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं को लेकर आशंकाएं भी बढ़ने लगी हैं। लिहाजा पहले ही वन विभाग के माथे पर चिंताएं की लकीरें साफ दिखने लगी हैं। ये लाजमी इसलिए भी है कि साल दर साल उत्तराखंड के जंगलों में धधकती आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए विभागीय इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। पिछले 10 सालों के दौरान जंगलों में वनाग्नि की घटनाओं के आंकड़ों की तस्वीर देखी जाए तो कुल 2094 वन बीट में से 1360 संवेदनशील श्रेणी में हैं। इनमें से 115 अति संवेदनशील, 972 मध्यम संवेदनशील और 273 संवेदनशील है। हालांकि विभागीय तौर पर साल दर साल जंगलों में लगने वाली घटनाओं पर काबू पाने के दावे तो खूब होते हैं, लेकिन इन दावों में धरातल पर कोई दम नहीं दिखता। मगर इस बार विभागीय अधिकारी इस बात का भरोसा दिलाते दिख रहे हैं कि पिछले सालों में जंगलों में लगी आग की घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार विभाग ने जंगल की आग को देखते हुए बीट स्तर के हालातों का अध्ययन किया है। अब बस देखना ये है कि इस अध्ययन के आधार पर इस बार वनाग्नि से निपटने के दावों पर विभागीय अधिकारी कितने खरे उतरते हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड के चंपावत में बड़ा सड़क हादसा। बारात से लौट रही गाड़ी खाई में गिरने से 11 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक। कांग्रेस ने जताया था विरोध, निर्वाचन आयोग से की थी शिकायत। सस्ते सिलेंडर के वादे पर कांग्रेस में एक राय नहीं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान, बीपीएल परिवारों को ही मिलेगा 500 रुपए में सिलेंडर। और दोन अस्पताल में एमआरआई मशीनें चालू होने से मरीजों को मिलेगी राहत। लंबे वक्त से खराब पड़ी मशीनों से दर दर भटकने को मजबूर थे तीमारदार।